दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय जो वर्ग 2 का बैच चल रहा है आप लोगों का, मध्य प्रदेश वर्ग 2 का जो बैच चल रहा है, माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो बैच चल रहा है, उसमें इकाई 11 से लेकर इकाई 20 तक जो रचनाएं लगी हैं वो कराई जा रही हैं और वो लगभग समाप्त भी होने वाला है। आज यशपाल की बात करेंगे। यशपाल का लखनवी अंदाज जो इकाई 18 में लगा है, बीच में बचा हुआ था। बाकी एक या दो रचना शायद बची हुई है। तो कल से आप लोगों का प्रश्न शुरू हो जाएंगे। इकाई 11 से इकाई 20 तक जितने रचनाएं डिटेल में पढ़ाई गई हैं उन पर प्रश्न शुरू हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा और फिर इकाई 1 से 10 तक कराया जाएगा। तो लगातार 3 से 4 दिनों तक पहले प्रैक्टिस करा दी जाएगी और उसके बाद इकाई 1 से 10 तक कराया जाएगा। बाकी यूपी एपी के बैच में, यूपी हायर के बैच में, यानी एमपी एपी, यूपी एपी और यूजीसी नेट, इसका जो बैच चल रहा है उसमें कविता की इकाई आज समाप्त हो गई है। कविता आज समाप्त हो गया है। पाठ्यक्रम में जितनी कविताएं लगी हैं एमपी एपी के वो भी हो गई। यूपी एपी के पाठ्यक्रम में जितनी कविताएं लगी हैं वो भी हो गई, आज समाप्त हो गई। आज हम लोगों ने जो बात किया है उस बैच में वो विद्यापति की हम लोगों ने बात किया है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं, जो विद्यापति हैं के पद हैं, वो आज बात किया गया है। और कल से गद्य विधा शुरू होगी, कल से उपन्यास का विकास शुरू होगा। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो एक बार नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नंबर लिख लीजिए। इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। 8052 लिख लीजिए, 584004। दूसरा नंबर भी लिख लें, 9721 46 27 40। वैसे हमारे हर वीडियो में आपको यह नंबर मिल जाएगा, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं यशपाल की लखनवी अंदाज। तो ऐसा नहीं है कि आपके पाठ्यक्रम में लखनवी अंदाज लगा हुआ है तो सिर्फ लखनवी अंदाज ही पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यशपाल की कोई भी रचना पूछी जा सकती है कि यह रचना किसकी है, या यशपाल के बारे में पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि साहित्य के और भी जो अभ्यर्थी हैं जुड़ना चाहें, इसका लाभ लेना चाहें, वो ले सकते हैं। इनका जन्म 1903 में, देहांत 1976 में हुआ। ये राजनीतिक तथा कथाकार दोनों थे। इनके पिता का नाम हीरालाल, माता का नाम प्रेम देवी था। इन्होंने 1938 में विप्लव मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये आपके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है कि किस पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया है। इनकी पहली कहानी संग्रह कौन सी है, तो पिंजड़े की उड़ान। पिंजड़े की उड़ान इनका पहला कहानी संग्रह है। पिंजड़े की उड़ान जब पहली कहानी संग्रह की बात आती है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठा करिए जब भी हमारा लेक्चर देखने बैठिए, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं है, समझाया जाता है लेक्चर। जैसे आप ऑफलाइन में जाते हो, बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, एक एक पॉइंट लिखाया जाता है, ठीक उसी तरीके से मैं यह मानकर चलता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और बोर्ड पर सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। इसलिए कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें और जब समय हो तभी देखें, समय ना हो वीडियो बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए, मत देखिए, क्योंकि समय नहीं रहेगा, चीज़ों को लिख नहीं पाएंगे, नोट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे आप। तो इनका पहला जो कहानी संग्रह है वो कौन सा है, पिंजड़े की उड़ान है। पहला कहानी संग्रह जो 1939 में प्रकाशित हुआ। पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ, 1939 में प्रकाशित हुआ। इस पिंजड़े की कहानी संग्रह में कुल 21 कहानियां संकलित हैं। तो पहला कहानी संग्रह है, इसलिए इस पर आधारित परीक्षा में प्रश्न जरूर बन सकता है कि पहला कहानी संग्रह कौन सा है, या इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, या इसमें जो 21 कहानियां संकलित है तो पहला कहानी संग्रह है तो इसलिए कौन कौन सी कहानियां हैं,
इसी पर आधारित इसकी पहली कहानी आप देखेंगे मक्रील, लिख लीजिए, इसमें संकलित कहानियां लिख लीजिए। मक्रील कहानी जो कि पूछी जा सकती है, मक्रील है, नीरस रसिक कहानी है, इसी में संकलित है। तीसरी कहानी इसमें संकलित है, आप देखेंगे हिंसा। फिर समाज सेवा है, प्रेम का सार कहानी है, पहाड़ की स्मृति कहानी है, पीर की मजार कहानी है, वो भी लिख लीजिए, पीर की मजार इसी में संकलित है। दुखी दुखी इसी में संकलित है। भावुक कहानी इसी में संकलित है, लिख लीजिए। मृत्युंजय कहानी इसी में संकलित है, मृत्युंजय पूछ लिया गया मृत्युंजय कहानी किसकी है, तो यशपाल की है। शर्त कहानी इसी में संकलित है। तीसरी चिता भी लिख लीजिए, तीसरी चिता, तीसरी चिता, तीसरी चिता, क्योंकि पहला कहानी संग्रह है इसलिए जरूर यहाँ से पूछा जा सकता है। प्रायश्चित कहानी भी इनकी है, इन्होंने भी प्रायश्चित कहानी लिखा है, लिख लीजिए। प्रायश्चित कहानी, हृदय कहानी, पराई कहानी, मजहब कहानी, कर्मफल कहानी, दर्पण कहानी, परलोक कहानी, दुख कहानी, समर्पण कहानी। तो ये 21 कहानियाँ पिंजड़े की उड़ान कहानी संग्रह में संकलित हैं। इनके पिंजड़े की उड़ान और वह दुनिया संग्रह कहानी जो इस संग्रह की कहानियाँ थी वो किसमें, कहाँ लिखी गई, जेल में, जेल में लिखी गई हैं। अब इनका वह दुनिया कहानी संग्रह जिसमें कि 12 कहानियाँ संकलित हैं, दोनों कहानी संग्रह की कहानियां जेल में लिखी गई, इसलिए यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। जैसा कि पिंजरे की उड़ान में आपने देखा कि 21 कहानियां संकलित हैं, ऐसे ही वो दुनिया जो इनका कहानी संग्रह है, वो दुनिया कहानी संग्रह जो जेल में इन्होंने लिखा, तो इस पर भी आधारित प्रश्न बन सकते हैं। 14 वर्षों के लंबे कारावास के कारण इन्होंने ये कहानियां इसमें लिखी हैं। वो दुनिया में जैसे सन्यासी कहानी है, लिख लीजिए कौन कौन सी कहानी है। सन्यासी कहानी, दो मुंह की बात कहानी, बड़े दिन का उपहार कहानी, दूसरी नाक कहानी, मोटर वाली कोयले वाली कहानी, तूफान का दैत्य कहानी, कुत्ते की पूंछ कहानी, शिकायत कहानी, दर्द दिल का गुड बाय दर्द दिल कहानी, जहां हसद नहीं कहानी, नई दुनिया कहानी, ओ दुनिया कहानी। तो ये दोनों संग्रह की जो कहानियां हैं वो जेल में लिखी गई। यशपाल जब 5वीं 6ठी कक्षा में थे तभी उन्होंने अंगूठी शीर्षक कहानी लिखा था। नेशनल कॉलेज में उनके गुरु उदय शंकर भट्ट थे, जिससे बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। उदय शंकर भट्ट के प्रयास से यशपाल के कुछ लेख प्रताप पत्रिका में, प्रभा पत्रिका में भी छपे। विप्लव पत्रिका में ही चक्कर क्लब, मार्क्सवाद की पाठशाला, सिंहावलोकन धारावाहिक लेखमाला छपते थे। दिव्या उपन्यास के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि लेखक ने वह जादू की छड़ी घुमाई जिससे रसिक पाठक कवि के सम्मोहन के वशीभूत हो जाता है। पिंजड़े की उड़ान जिसकी बात हम लोगों ने अभी की, जिसमें 21 कहानियां संकलित हैं, उसके बारे में बच्चन सिंह ने कहा है, हरवंश राय बच्चन ने लिखा है कि इसकी एक ही कहानी पढ़ने के बाद मुझे इससे अधिक मार्मिक कहानी की ना इच्छा है और ना ही आशा है। यशपाल ने अपने नाटक नशे की बात में कामता सराबी का अभिनय भी किया है, वह एक सफल अभिनेता भी कहे जाते हैं। यशपाल ने अपने तीनों नाटक नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय दर्द दिल में अभिनय किया है। तो ये तीनों नाटक इनके आप ध्यान रखिएगा। यात्रा साहित्य की बात करें तो इनका यात्रा साहित्य लोहे के दीवार के दोनों ओर, राह बीती, स्वर्गोद्यान बिना साप, देखा सोचा समझा, बीबी जी कहती हैं, मेरा चेहरा रोबीला है। इस निबंध में यात्रा वृत्तांत भी आया है। बीबी जी होगा, बीबी जी कहती हैं, तो इसमें इस निबंध में यात्रा वृत्तांत भी आया है।
सेवाग्राम के दर्शन यशपाल का संस्मरण विधा की रचना है। इनके निबंधों की अगर बात करें तो न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बात बात में बात भी पूछा गया है। देखा सोचा समझा भी पूछा गया है। गांधीवाद की 100 परीक्षा, राम राज्य की कथा, मार्क्सवाद की पाठशाला, ये भी महत्वपूर्ण है। जग का मुजरा, मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये सब इनका निबंध संग्रह है। इसके बाद बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, की नहीं होगा, जी होगा। बीबी जी कहती हैं, रहती नहीं, कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है। इनके कहानियों की अगर बात करें तो कहानियों में आप देखेंगे, हेलो नमस्ते, अभी क्लास के बाद कॉल करते हैं आपको। तो कहानियों की अगर बात करें तो ज्ञानदान है, अभिशप्त है, ये कहानी है और कहानी संग्रह भी है। ज्ञानदान की अगर बात करें तो ज्ञानदान में 13 कहानियाँ संकलित हैं। 13 कहानियाँ ज्ञानदान में संकलित हैं। जितना महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ आपको हम बताते चल रहे हैं। ज्ञानदान में 13 कहानियाँ संकलित हैं। तर्क का तूफान भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, तर्क का तूफान भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भस्मावृत चिंगारी, इसमें 15 कहानियाँ संकलित हैं। वो दुनिया के बारे में मैंने अभी बताया। फूलों का कुर्ता भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फूलों का कुर्ता में 9 कहानियाँ संकलित हैं। 9 कहानियाँ संकलित हैं। धर्म युद्ध है, उत्तराधिकारी है, चित्र का शीर्षक में भी आप देखेंगे 13 कहानियाँ संकलित हैं। पिंजड़े की उड़ान है, उत्तमी की माँ है। पिंजड़े का उड़ान, उत्तमी की माँ में 12 कहानियाँ संकलित है। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं खुद बताते चल रहा हूँ। उत्तमी की माँ में 12 कहानियाँ संकलित हैं। जैसे फिट होने की मजबूरी है, उत्तमी की माँ है, नमक हराम, पतिव्रता, आत्मवियोग, करुणा, भगवान के पिता के दर्शन, न कहने की बात, भगवान का खेल, करवा का व्रत, नकली माल, पाप का कीचड़, एक लिख लीजिए, पाप का कीचड़, ये उत्तमी का उड़ान, उत्तमी की माँ में संकलित है। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूत, खच्चर और आदमी में 9 कहानियाँ संकलित हैं। 9 कहानियाँ संकलित हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वो वैष्णवी पूछा जा सकता है। वैष्णवी कहानी किसकी है, तो खच्चर का आदमी में ही संकलित है। कलाकार की आत्महत्या, ये भी लिख लीजिए, कलाकार की आत्महत्या खच्चर और आदमी में संकलित है। कलाकार की आत्महत्या। सत्य का द्वंद्व, ये भी खच्चर और आदमी में संकलित है। भूख के 3 दिन, लैंपशेड, पर्दा, नीरस रसिक, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा, प्रतिरक्षा का बोझ, 4 आने, गवाही, सोमा का साहस, शिव पार्वती। तो ये इनकी कहानियाँ हैं। इसके बाद प्रमुख उपन्यासों की अगर बात की जाए, दाता कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। तो ये उपन्यास भी परीक्षा में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वैसे इनकी जो कहानियां हैं, जिनकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर ये जितनी भी इनकी कहानियां हैं, इनकी कहानी में थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो और बेहतर आपको बता दें कि बाय द वे, अगर तथ्य के आधार पर प्रश्न ना पूछा गया, एक आध कॉन्सेप्ट आधार पर पूछा गया, तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी इस तरीके का पूछ लिया जाता है। तो यशपाल की जो कहानियां हैं वो मनोस्थितियों की कहानियां हैं। यशपाल की जो कहानियां हैं वो मनोस्थितियों की कहानियां हैं, और आलोचकों ने इसीलिए
भावमूलक कहानी कहा है। यशपाल की कहानियों को भावमूलक कहानी भी कहा है, भावमूलक कहानी भी कहा है। और यशपाल ने खुद लिखा है कि हमारी कल्पना का आधार जीवन की ठोस वास्तविकताएं ही होती हैं। पिंजड़े की उड़ान की भूमिका में उन्होंने लिखा है, पिंजड़े की उड़ान की भूमिका में उन्होंने लिखा है ये चीज़ कि हमारी कल्पना का आधार जीवन की ठोस वास्तविकताएं ही होती हैं। लिख लीजिए, ठोस वास्तविकताएं ही होती हैं। यशपाल ये भी लिखते हैं कि इन कहानियों में उस दुनिया का कोई स्पष्ट चित्र नहीं दिया जा सका और यत्न किया गया कि इस दुनिया के वैषम्य की ओर संकेत करने का। इस दुनिया की कटुता से ही उस दुनिया की चाह उठती है और इसलिए दिल पुकार उठता है, ओ दुनिया। तो वो दुनिया जो इनका कहानी संग्रह है उसमें भी इन्होंने लिखा है भूमिका में इन्होंने लिखा है। उत्तमी की माँ जो इनका है, उत्तमी की माँ के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो कि तीसरे दौर की इनकी कहानी आप देखेंगे। उत्तमी की अम्मा है, सच बोलने का भूत है, खच्चर और आदमी है, भूख के 3 दिन है। इन संग्रहों में कई उल्लेखनीय कहानियाँ ऐसी शामिल हैं जो तीसरे दौर की कहानियाँ हैं। और तीसरे दौर की कहानी में पौराणिक संदर्भ की ओर इन्होंने लिखा है, यानी यहाँ पर पौराणिक संदर्भ की कहानियाँ किसमें हैं। अगर ऐसा पूछा जाए तो उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूत, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, इसमें पौराणिक संदर्भों पर आधारित कहानियाँ हैं। अगर कभी पूछा जाए तो इसे लिख लीजिए, लिख लिया आपने, पौराणिक। जैसे उत्तमी की माँ हो गया, पतिव्रता हो गया, करवा का व्रत हो गया, पाप का कीचड़ हो गया, सच बोलने की भूत है, एक हाथ की उंगलियां, आदमी और खच्चर। इन सब में आप देखेंगे पौराणिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है। अब इसके बाद में आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं, आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी, कुछ अनुदित उपन्यास भी हैं, जैसे पक्का कदम, जुलेखा, फसल, जनानी, ड्योढ़ी, चलनी में अमृत। अब इसके बाद लखनवी अंदाज। आइए लखनवी अंदाज की बात करते हैं। ऐसा मत करिएगा कि वीडियो स्किप करिए, कह दीजिए फिर पढ़ लेंगे सर, पीडीएफ तो है ही है, और पढ़ नहीं पाते हैं। कहने को कह देते हैं लेकिन फिर पढ़ नहीं पाते उस चीज़ को। इसलिए साथ में इसका वाचन होने जा रहा है, आप सुनते चलिए और क्या महत्वपूर्ण है वो आपको बताते चलेंगे। मुश्किल से 3 मिनट का समय लगेगा, 4 मिनट का। मुफस्सिल को पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पलथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सासा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में, किफ़ायत के विचार में सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए।
हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं? जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फांकों पर जीरा, मिला नमक मिर्च सब बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांक की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना यह है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? तो ये था कहानी के बारे में यशपाल की कहानी, जिसे आपने देखा, यशपाल का विचार आपने देखा। नई कहानी के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। जिस कालखंड की कहानी को नई कहानी कहकर स्थापित किया गया, उसे मोटे तौर पर यशपाल के अंतिम दिनों की कहानी कह सकते हैं। यशपाल के अंतिम दिनों की कहानी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा यशपाल की कहानी कैसी लगी, जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और जितना यशपाल के बारे में बताया गया, उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया, उस पर जरूर आपका ध्यान होना चाहिए। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ, फिर किसी दिन। बाकी कल से प्रश्नोत्तरी आपकी शुरू हो जाएगी।